नमस्कार। साल 1983 वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम इंडिया क्रिकेट खेलने आई थी और वनडे सीरीज का पहला मैच हुआ था श्रीनगर में। वो दिन था 13 अक्टूबर 1983। ये कश्मीर घाटी के इतिहास का आखिरी सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था। उसके बाद क्या हुआ आप बखूबी जानते हैं। कैसे पाकिस्तान प्रायोजित मजहबी आतंकवाद की आग में कश्मीर घाटी को धकेला गया। आज इस बात को 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन 40 साल बाद आज जो स्थिति है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। आप इसे कर्मा कहिए या फिर सच की ताकत की किस तरीके से आज पाकिस्तान पूरी तरह बिखरने की कगार पर है। उसी आग में खुद झुलसने लगा है जो कि आग उसने 40 साल पहले कश्मीर घाटी में लगाई थी। वहीं कश्मीर घाटी में एक बड़ा ऐतिहासिक इंटरनेशनल इवेंट G20 का इवेंट हुआ है पिछले 3 दिनों में। 22 मई से लेकर 24 मई तक G20 के टूरिज्म ग्रुप की एक बड़ी मीटिंग श्रीनगर में हुई है। और यह ऐतिहासिक क्यों है, इस तस्वीरों के सहारे आपने देखा होगा, वीडियोस आपने देखे होंगे। दुनिया के 20 सबसे महाशक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि श्रीनगर में थे एक साथ। इसके अलावा WTO, UNO और कई बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि भी श्रीनगर पहुंचे थे टूरिज्म पर बात करने के लिए। यह एक वो ऐतिहासिक इवेंट था जो कि आने वाले दिनों में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, ना सिर्फ कश्मीर वैली के लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। अब इन 3 दिनों में क्या हुआ है, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हमारे साथ राजेश गुप्ता जी हैं, जो कि एक बड़ा जाना माना नाम है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री में, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। वो लगातार इन 3 दिनों तक मौके पर मौजूद थे, डेलीगेशन से मिल रहे थे, लगातार बातचीत का हिस्सा थे। क्या हुआ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हम तमाम जानना चाहेंगे कि आपने करीब से देखा, डेलीगेशन से आप मिले, लोगों से आप मिले, हर एक स्तर पर आप बातचीत का हिस्सा रहे, हर एक स्तर पर आप जो डेलीगेशन आया था आपने औपचारिक भी चर्चा हुई होगी और अनौपचारिक भी हुई होगी। क्या एनर्जी थी? Most important thing which this event has achieved is correction of the narrative. हम जानते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कश्मीर के बारे में एक रॉन्ग नैरेटिव एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे पीस नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, एडवर्स एटमॉस्फेयर है। उस सारी चीज को पूरी तरह से, उस नैरेटिव को खत्म करने का ये एक इवेंट जो है ये साबित हुआ है कि दैट नैरेटिव स्टैंड्स एबॉलिश्ड। इन फैक्ट, out of these 20 countries who participated in this G20 tourism summit at Srinagar, there were some countries I will not name whose advisories are there for the citizens of their country suggesting not to visit Kashmir, and they were themselves in shock over their country's advisories. The peaceful atmosphere, receptiveness to receive tourists, huge rush of tourists in that region, nearly non-availability of rooms in hotels, occupancy levels are so high, people are so happy, government's initiatives to boost tourism, to make the city and the areas like that tourist friendly atmosphere, and most important, people's urge to go further ahead. टूरिज्म स्टेक होल्डर्स का एक अपना, जिसको कहें कि स्वागत करने का तरीका, उस सब ने इस डेलीगेशन का मन मोह लिया। कश्मीर की अपनी एक सीनिक ब्यूटी है, बड़ी अच्छी जगह पर वो फंक्शन था।
और सारे का सारा डेलीगेशन और उसके साथ साथ जितनी नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस वहां पर आई थी, they were very happy to ultimately know the ground reality, and some of them were shocked also that they were living in wrong narrative earlier. So a sea of change was there, a sea of freshness was there, और सच्चाई सबके सामने आई है। और भारत सरकार जिन्होंने कि इस G20 इवेंट्स को जो टूरिज्म पे हो रहे हैं पूरे इंडिया में स्प्रेड किया, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा विजन भारत सरकार का ये है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। ये यूरोप के उन छोटे देशों की तरह नहीं है कि जो सिर्फ सिंगल वर्टिकल के आसपास घूम रहे हैं। यहाँ पर तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म की जो प्रोबेबिलिटीज है वो अलग किस्म की हैं, और कश्मीर की प्रोबेबिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें अलग किस्म की हैं। गोवा का एक अलग अपनी ब्यूटी है और वो अपने ढंग का एक चार्म है। तो भारत सरकार ने अलग अलग शहरों के अलग अलग एरियाज के चार्म G20 के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाए हैं और कश्मीर उसमें से एक है। It was as normal as Goa is or as Tamil Nadu is. That is what was being felt by the delegation, and they were probably understanding the scenario that some outside elements are trying to portray a disturb, which actually it is not. Second, the Union Territory Administration, local government, security forces, tourism stakeholders, they handled the event in such a meticulous and a pleasant manner that it was an ultimate pleasant tourism experience for all. And for stakeholders of J&K, unveiling of Government of India's draft film tourism policy, discussion on ecotourism, which is need of the day by the national and international panelists. ये तो लश्करी जी आप सुन रहे हैं? जी 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 जी। तो मैं ये समझता हूं कि एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस G20 डेलीगेट्स यहाँ पर से लेकर के जा रहे हैं, और जो कि राइट फ्रॉम वाटर बॉडीज टू द माउंटेन्स टू द गोल्फ, हर किस्म का, और उसके बाद कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स, कश्मीर में शॉपिंग, कश्मीर का वाजवान, कश्मीर जम्मू कश्मीर के सभी जगहों का कल्चर, जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों का खाना, हर किस्म के एक्सपीरियंसेस वहां पर इन सब लोगों को देखने के लिए मिले। भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, लोकल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, सबका एक मिला जुला बहुत अच्छा एफर्ट यहां पर देखने को मिला है। जी, निश्चित तौर पर जो तमाम देशों के डेलीगेशन थे उन्होंने एक बड़े करीब से देखा होगा कश्मीर का सच, उसकी खूबसूरती और वो पोटेंशियल भी जो कि टूरिज्म के सहारे यहां पर हर एक चप्पे चप्पे पर दिखाई देता है। लेकिन एक और पक्ष है, डेलीगेशन तो लगातार थे ही, जो लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं, जो लोकल कश्मीरी है, वो भी निश्चित तौर पर उनका भी एक बड़े पॉजिटिवली वो इस निगाह से देख रहे थे, बड़े और महसूस भी कर रहे थे, और उन्हें पता है कि निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आप भी उसी का एक हिस्सा हैं, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री का। आपके लिए कितना बड़ा ये एक पॉजिटिव इवेंट साबित होने जा रहा है, और क्या क्या आपको इससे पॉजिटिव आउटकम दिखाई दिए हैं? देखिए, 20 कंट्रीज के पॉलिसी मेकर्स का लोकल ट्रेड के साथ इंटरेक्ट करना, ये अपने आप में एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस है। हम लोग जाते हैं ट्रेड फेयर्स में, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी और अब्रॉड भी, लेकिन अगर कभी जर्मनी गए तो सिर्फ जर्मनी के लोगों से मिलना होता है, अगर कहीं फ्रांस जाते हैं तो फ्रांस वालों से मिलना होता है। वहां पर राइट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू टर्की, अलग अलग 20 मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव, और वो मुल्क जो के डेवलप्ड है, तरक्की कर ली है जिन्होंने अपने आप में, वो सारे के सारे मुल्क वहां पर आ
करके उस चीज को देख रहे हैं और कंफर्टेबली हम सब लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. देयर वाज नो बैरियर इन बिटवीन. और उन लोगों ने, ये नहीं है कि केवल वो वेन्यू में कन्फाइंड थे. योगा वाले योगा में इनका आनंद ले रहा है, कोई पोलो व्यू में शॉपिंग कर रहा है, कोई वहां की बेकरी को टेस्ट कर रहा है, कोई डोगरी सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहा है, कोई कश्मीरी सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहा है, कोई डोगरा फूड को एंजॉय कर रहा है, कोई कश्मीरी फूड को एंजॉय कर रहा है. और सब लोग आपस में एक इंटरफेस सबका डेवलप हुआ है. सब आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, तबादला ख्याल कर रहे हैं और बिल्कुल खुशनुमा माहौल में इनफॉर्मल, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, सीधी सबके साथ बातचीत हुई है. इवन ये जो इवेंट्स थे, जो स्पेसिफाइड इवेंट्स थे, लाइक अनवीलिंग ऑफ ड्राफ्ट फिल्म पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसके बाद इको टूरिज्म पर इवेंट है, इस तरह के डिस्कशंस हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की पार्टिसिपेशन रही. और वो पार्टिसिपेशन केवल मात्र ऑडिटोरियम तक सीमित नहीं थी. पोस्ट ऑडिटोरियम टाइम वो उस पर डिस्कशंस हुई हैं और सबको उसका कुछ ना कुछ फायदा मिला है. और बहुत सारी चीजें ऐसी उसमें से निकल करके आई है जो कि हमें अपनी पॉलिसीज को रिफाइन करने में हेल्पफुल साबित होंगी. और इवन जो टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको अपनी सर्विसेज को बेहतर करने में, रिफाइन करने में, उन मुल्कों से जो लोग आने वाले हैं, क्योंकि निस्संदेह मुझे ये पक्का यकीन है कि कम से कम इन 20 मुल्कों से भी, और उसके बाद जहां जहां पूरे वर्ल्ड में इनका मैसेज आ रहा है, वी आर गोइंग टू सी अ ग्रेट इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट. उसका नंबर बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है टू JNK. और उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने जो उनको प्रेजेंटेशन दी है, मेस्मराइजिंग मैं कहूंगा, उसमें उन्होंने राइट फ्रॉम बसोली टू सोनमर्ग कोई किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं रहा कि कोई खिता जो है रिप्रेजेंटेशन से रह गया है. कि टूरिज्म की इतनी सारी पॉसिबिलिटीज JNK में हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, वो सारी की सारी बड़े अच्छे ढंग से वहां पे पोर्ट्रे की हैं. और एक मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा साइड इवेंट भी हुआ है, वो था फिल्म टूरिज्म को लेकर. हमें पता है कि 2021 में, अगस्त 2021 में एक JNK फिल्म पॉलिसी आई थी जम्मू कश्मीर की अपनी, और उसके बाद 2022 में बड़ा बदलाव हमने देखा कि कैसे एक साल में 300 से ज्यादा फिल्में या फिर वेब सीरीज की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई, अलग अलग हिस्सों में. ये एक सॉफ्ट पावर की जो इमेज है उसको बढ़ाने में फिल्म इंडस्ट्री बड़ी साबित हो सकती है. इस जो मीटिंग फिल्म टूरिज्म को लेकर हुई, इसके क्या आउटकम दिखाई दिए? किस तरीके से जम्मू कश्मीर ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर सामने आए? क्योंकि इसमें हर एक जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर वो पोटेंशियल है कि जो बड़े पर्दे पर दिखेगा तो कमाल ही दिखेगा. इस मीटिंग में उस एस्पेक्ट से कैसे हम देखते हैं? नेशनल ड्राफ्ट ऑफ नेशनल फिल्म पॉलिसी जो वहां पे अनवील किया गया, और उसके बाद साउथ के फिल्म स्टार रामचरण वहां पे थे, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर वहां पे थे, हमारे MOPMO वहां पे थे, और उस पॉलिसी को लेकर के स्टेक होल्डर्स भी वहीं पे थे. स्टेक होल्डर्स, फिक्की और इन सब लोगों की आपस में डिस्कशंस, सबकी पार्टिसिपेशन, और उसके बाद इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस, उनकी तरफ से उसमें कुछ इनपुट्स, ये सारी चीजें मिलकर के, प्लस जो लोग वहां पे थे, जो पुरानी ग्लोरी थी जम्मू कश्मीर की, जैसे जम्मू में भद्रवा में नूरी और इस तरह की फिल्में शॉट हुई, चनैनी में फिल्में शॉट हुई, कश्मीर में रेगुलरली फिल्में शॉट होती थी, उन सब चीजों को जब रिविजिट किया गया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो इंसेंटिवाइज किया गया है फिल्म टूरिज्म को, उसके बारे में जब पूरे वर्ल्ड को बताया गया, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि न केवल टूरिस्ट, मगर बाकी मुल्कों का मुझे पता नहीं है भाई, बाकी जगह बात जाएगी, लेकिन इन मुल्कों से जरूर फिल्म क्रूज यहाँ पे क्रूज आएंगे शूटिंग करने के लिए. और इसके साथ साथ अभी तक हम देख रहे थे कि बॉलीवुड, जो बॉम्बे के जो फिल्म मेकर्स हैं, वो ज्यादा यहाँ पे आते हैं, साउथ के कम आ रहे हैं. फिल्म स्टार रामचरण की पार्टिसिपेशन से मुझे लग रहा है कि साउथ इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है, तेलुगु, मलयालम और दूसरी,
उनका भी एक बहुत बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग करने का कार्य जो शुरू होगा, और उस दिशा में हम बहुत आगे जाने वाले हैं और एक बहुत बड़ा रश यहाँ पर पड़ने वाला है। जाहिर है इतना बड़ा इवेंट था, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि भारत के लिए पूरी दुनिया की नजर थी। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ खास लोग थे जो इससे जले भुने बैठे थे। खासतौर पर पाकिस्तान ने इसको सबटाइज करने की कोशिश की, इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी कॉल की कि इसको बॉयकॉट करें। दूसरी तरफ हमने देखा है कि कुछ कश्मीर के चुनिंदा मुट्ठी पर, लेकिन कुछ ऐसे नेता थे जो सोशल मीडिया पर ताने दे रहे थे कि किस तरीके से इस इवेंट के बहाने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की जो पिक्चर्स थी उसके बहाने ताना देने की कोशिश करते थे। जाहिर है वो खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इस एस्पेक्ट से आप कैसे देखेंगे जो लोग कहीं ना कहीं इसको सबटाइज करने की कोशिश कर रहे थे और एक तरीके से इस इवेंट को चाह रहे थे, कहीं ना कहीं ये सफल ना हो पाए, इस एस्पेक्ट पे आप क्या कहेंगे? देखिए हरदीप जी, मैं इसको दो पार्ट्स में रिएक्ट करूंगा। पार्ट 1, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कोई जनरल पब्लिक में इसमें खुश नहीं था। राइट फ्रॉम अ क्लीनर इन द वॉशरूम ऑफ एयरपोर्ट टू द टॉप होटलियर, everybody was happy. I interacted with so many people. Every shopkeeper, every hotelier, every taxi wala, every shikara wala, everybody was telling that this is a game-changing event and this event is going to expose all those who are frustrated, who feel that उनकी terrorism की दुकान अब नहीं चल रही है, और जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, स्पेशली कश्मीर खित्ते के लोगों को तरक्की से अलग करके टेररिज्म की आग में धकेलना चाहते हैं, उन सबके मुंह पर यह बहुत बड़ा तमाचा है। साइमल्टेनियसली इट इज एन इवेंट टू फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू सी फॉर इटसेल्फ कि वो कैसे इस दुष्प्रचार के शिकार हुए, और उन्होंने बहुत सारे उनमें से मुल्कों ने यहां पर आने के लिए सैंक्शंस लगाए। जहां तक ये जो सो कॉल्ड फ्रस्ट्रेटेड और लीडर्स और उनके आका जो पाकिस्तान, चाइना जैसी कंट्रियों से उनको सपोर्ट करते हैं, उनका सवाल है, तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग कश्मीर में इस तरह के बैठे हैं उनका नंबर अब मतलब हंड्रेड्स में नहीं है, 2, 4, 10, 20, 30 हो सकते हैं, और वो कंप्लीट आइसोलेशन में है। नो रेजिडेंट ऑफ कश्मीर इज गोइंग टू लिसन टू देम। दिस इज अ वेरी 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 क्लियर मैसेज। 2, 3, 4 लोग जिन्होंने अतीत में 20, 25, 30 साल कश्मीर के लोगों को गलत ढंग से मोटिवेट करके सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है, they have lost their relevance. People have known the truth. World has known the truth. और जिन कंट्रीज एक दो ने थोड़ा बहुत इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि वो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक्सपोज हो गए। जी जी, जिस तरीके से मैंने अपनी बात की शुरुआत में भी कहा था कि जिस पिछले 40 सालों में पाकिस्तान ने जो मजहबी आतंकवाद की आग लगाने की कोशिश की है, और आज 2 पिक्चर्स हैं। एक तस्वीर पाकिस्तान से है, वहां का जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो एक नए लेवल पर पहुंची है, पाकिस्तान बिखरने की कगार पर है, और दूसरी तरफ उसी समय में जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा इंटरनेशनल ऐतिहासिक इवेंट हो रहा है जिसमें G20 के प्रतिनिधि शामिल हैं। तो आप इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? क्योंकि आप ग्राउंड पे रहकर आपने पिछले 40 सालों में देखा है कि पाकिस्तान ने क्या करने की कोशिश की है, और आज उसी आग में खुद झुलसने लगा है। इन 2 तस्वीरों को कैसे कंपेयर करेंगे, और क्या आउटकम आने वाले भविष्य में आपको इससे निकलता हुआ दिखाई देता है? इसमें 2 बातें सामने आई हैं जी। जो आम कश्मीरी, क्योंकि मैं पिछले 4 दिन भी कश्मीर में था, उससे 10 दिन पहले भी कश्मीर में था, आम कश्मीरी जिनमें से कुछ लोग पहले इस तरह के मिशंस माउनर्स की बातों में थे, 2 चीजें वो कह रहे हैं। पहली बात वो कह रहे हैं, एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
remains almost a non-resident Pakistani. वो सऊदी अरब या लंदन में रहता है, जब उसको हुकूमत का मौका मिलता है तो वो यहाँ पे आ जाता है, और जब वो हुकूमत से बाहर जाता है या तो उसको जेल में रहना होता है या भारतीय सऊदी अरब या लंदन में रहना होता है। देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई भी आर्मी चीफ पोस्ट रिटायरमेंट पाकिस्तान में नहीं रहता, वो निर्वासित जिंदगी बिताता है। और उसके दो रीजन है, एक उसने वेल्थ एक्सपोर्ट कर दी होती है, और दूसरा उसको पता है कि मुझे यहाँ पे तो मारना जाएगा, यहाँ मुझे यहाँ पे जेल में रहना। इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया का सत्ता हस्तांतरण कॉन्टिन्यूसली एक अपने आप में मिसाल है, जो कि उनको सभी सारी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात जो वहां पे चल रही है आज, जो इस वक्त चली है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट 4 जो इस वक्त पाकिस्तान जिन पे जबरदस्ती कब्जा किए हुए बैठा है, जिनको हम पीओजेके के डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, बहुत से कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं वहां पे, आपस में टेलीफोन कांटेक्ट है, आजकल इंटरनेट ने टेलीफोन और आसान कर दी हुई है। उन सबके जो संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, वो संदेशों के आदान प्रदान में सबसे इंपॉर्टेंट संदेश जो है वो ये है कि पीपल लिविंग इन पीओजेके आर रिग्रेटिंग टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, अंडर इलीगल कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट कंट्रोल, और मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी कब वो पीओजेके में रहने वाले जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, वो पाकिस्तान की उस इलीगल हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करेंगे और वो जल्दी से जल्दी भारत में शामिल हैं। जो निश्चित तौर पर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को, समस्त भारत के लोगों को और पूरी दुनिया को अब ये उम्मीद है कि ये जो इवेंट हुआ है निश्चित तौर पर एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पोटेंशियल जम्मू कश्मीर का है वो जाहिर है टूरिज्म है, और टूरिज्म को लेकर जब G20 के प्रतिनिधि यहां पर इकट्ठा हुए, पोटेंशियल देखा, अब एक नए फेज की शुरुआत जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। जाहिर है इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, और जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो एक नए लेवल पर चेंज दिखाई देने वाला है। सबको यही उम्मीद है, और आपने इन तमाम बातों तक, तमाम फैक्ट्स को और तमाम ऑन ग्राउंड रियलिटी को हम तक पहुंचाया। आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।